हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप सभी को झारखंड बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट 4 जारी हुआ है दोस्तों, आज मैं सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का आपको A to Z सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप PDF अगर लोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो PDF में पासवर्ड लगा हुआ है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF का, आप वहां से आसानी से लोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोड PDF कर लेंगे, लेकिन वो PDF खुलेगा नहीं क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा खोलने के लिए PDF को। तो दोस्तों, मैं वीडियो में कहीं भी पासवर्ड बता सकता हूँ, तो आप इस वीडियो में देखते रहेंगे, अंत तक देखेंगे ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए कि मैं पासवर्ड को कहाँ बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल आप केयरफुल होकर के ध्यान दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के सभी बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनको भी जानकारी होना चाहिए कि जो आपका मॉडल सेट है, ये सारे मॉडल सेट जो 5 मॉडल सेट आएंगे, अभी तो 4 आया है और भी आने वाला है एक ठे। तो दोस्तों, पांचों मॉडल सेट मिला करके आपका जो है 99% क्वेश्चन जो रहेगा ये मॉडल सेट से ही रहेगा। तो दोस्तों, आप मॉडल सेट को बिल्कुल सोल्व कर लीजिए अच्छे से। और अगर आप अभी तक सेट 1 का नहीं देखे हैं, सेट 2 का नहीं देखे हैं, सेट 3 का और सेट 4 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, इस इंग्लिश का कर चुका हूँ फुल सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर आपका साइंस का फुल सॉल्यूशन कर चुका हूँ, आप जा करके वीडियो देख लीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जा करके सारा एक साथ वीडियो देख सकते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 का। सेट 4 का और भी ऑब्जेक्टिव MCQ है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लीज़ जा करके वहाँ देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आइए देखता हूँ। यहाँ से जो है आपका इकाई फर्स्ट है, इतिहास है, ठीक है। चलिए देखिए, ये सब हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप फटाफट देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे है आपका फ्रेडरिक सरयू कौन था, तो फ्रांसीसी चित्रकार, ठीक है। चलिए फटाफट हम आपको बताते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। पुणे पैक्ट कब हुआ, तो सितंबर 1932 में, ठीक है। चलिए 3 नंबर, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है, तो ये देखिए हो गया आपका एशिया और यूरोप को, ठीक है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है आप पहले भी हम वीडियो बनाए हैं, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सारे गलत हैं, है ना। सही क्या होगा, इस जो सी ऑप्शन होना चाहिए था उसको 1832 होना चाहिए था। देखिए करेक्ट आंसर है 1832। कैरोल कुर्पिस्की कौन था, तो पोलिश राष्ट्रवादी था। डी आंसर, डी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए 6 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो दोस्तों 1915 को, ठीक है। चलिए मैं इधर आ जाता हूँ 7 नंबर पे, और यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, खाली स्थान को भरिए। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर में जो क्वेश्चन है, बलूत वृक्ष को, है ना, वीरता का प्रतीक, दोस्तों किसका, तो वीरता का। देखिए फिल हो जाएगा, वीरता का प्रतीक माना जाता है। 8 में हो जाएगा आपका, पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी कौन है, रिंडर पेस्ट है। क्या है दोस्तों, रिंडर पेस्ट है, भर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 2 अंक का है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसे हाथ से बने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो दोस्तों देखिए आप यहाँ से पढ़िएगा, हाथ से बने, ठीक है, हुए वस्त्र को पूर्ण रूप से परिसज्जित किया जाता है। ये वस्त्र लंबे समय तक नए जैसे ही बने रहते हैं, ठीक है। ये वस्त्र हाथों की कारीगरी के कारण विश्व प्रसिद्ध होते हैं। हाथ से बुने हुए वस्त्र को सभी लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे 10 नंबर है, 10 का देखिए, ब्रिटेन वुड्स की स्थापना
के प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन इस तरह का आता है। अब देखिए, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या था? 10 का आंसर है यहाँ पे, तो यहाँ से लिखिएगा आंसर। इस सम्मेलन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना था। इस प्रणाली के निर्माताओं को यह यकीन था कि इसे मौद्रिक व्यवस्था से सोने को हटाकर हासिल है ना किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोने की बजाय डॉलर का मानक तैयार कर दिया। तो चलिए दोस्तों, ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ से 4 अंकों का। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 यहाँ पे आंसर है इसका, आप देख लीजिए। ये फोर्थ जो है यहाँ पे, इसके लिए 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप 5 जो है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और ये जो है नंबर वाइज है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन था एक ठे, इसका जो है आंसर है इसी का, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए अथवा में क्वेश्चन है। देखिए अथवा क्या है? बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की? तो देखिए इसका आंसर जो दोस्तों है यहाँ से है, ठीक है ना। आप लिखिएगा, ये सारा आंसर है इसका, ठीक है। 16वीं सदी के मध्य तक अमेरिका में पुर्तगाली और स्पेनिश उपनिवेशों की शुरुआत ठोस रूप से हो चुकी थी, लेकिन यह जीत हथियारों की बदौलत नहीं हुई बल्कि बीमारियों की वजह से हुई, ठीक है। यूरोप के लोग पहले ही चेचक से प्रभावित हो चुके थे, इसलिए उनमें इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता विकसित हो चुकी थी, लेकिन अमेरिकी लोग दुनिया के अन्य भागों से कटे हुए थे, इसलिए उनमें इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ इस बीमारी के रोगाणु भी लेकर आए। अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस बीमारी ने पूरी आबादी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर कब्जा कर सके। तो चलिए दोस्तों, आप देख लीजिएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो आपका 5 अंक का है। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ये दोस्तों आपका पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले विश्व युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर है, आप इस सारे आंसर को लिख लीजिएगा। पहला नंबर है, देखिए पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत लंबा है, ठीक है। आप तो हिंदी पढ़ने जानते हैं, मैं ज़्यादा इसको पढ़ करके नहीं बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका 13 नंबर है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। उत्तरी अमेरिका को दर्शाना है और हिंद महासागर को। तो चलिए मानचित्र देख लेते हैं, और ये देखिए कहाँ पे उत्तरी अमेरिका है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका आपका यहाँ पे है, ये देखिए उत्तरी अमेरिका को दर्शाया गया है मानचित्र में। और फिर हिंद महासागर कहाँ है दोस्तों? तो देखिए हिंद महासागर यहाँ पे है, ये देखिए हिंद महासागर है। तो आप बिल्कुल एक आपको मिलता है ये मिल जाएगा दुकान में, कोई स्टेशनरी दुकान में आपको मिल जाएगा। इसका जो है मानचित्र जो है आपको मैप मिल जाएगा, कोई भी स्टेशनरी दुकान में 1-2 रुपए का मिलता है, आप ले लीजिएगा 8-10 ठे और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका इकाई 2 है, भूगोल है ना। चलिए मैं इसको भी जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। लौह एक्स किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय योग्य है। ये फिर से इसको वापस नहीं लाया जा सकता, एक बार खत्म होने के बाद इसका निर्माण नहीं होता है, अनवीकरणीय हो गया। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में। भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं और चावल, या चावल और गेहूं आप बोल सकते हैं। चलिए अब ये फिल इन द ब्लैंक सैक कोष्टक में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है और भूतापीय भी है, दोनों है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन भूतापीय आप अभी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है इसका कि जिनका निर्मित सामान है ना दूसरे उद्योगों के आधार पर होता है वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग तथा रसायन उद्योग, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा आंसर है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए लघु उत्तरीय 4 अंक का है जो राजस्थान के अर्थ
अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे है आंसर, बिल्कुल आप ये सारे आंसर है इसका, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, जो आपका 20 नंबर है। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से आंसर देखिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से आप जो है आंसर को लिखिएगा। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। देखिए खाद्य पदार्थ जो होता है हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, खाद्य सुरक्षा किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है अच्छी जगह पे, जहाँ किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित रहे। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब ये है, ठीक है। सरकार ने बफर स्टॉक, PDS, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना जैसे विभिन्न योजनाएं शुरू करके गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे देख लीजिए, सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाएं निम्न है ना, बहुत सारे योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा सारे को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अथवा में एक क्वेश्चन है इसका, अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में क्यों संकेंद्रित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहीं पे आंसर है, ठीक है। आप देख लीजिए, भारत में ज़्यादातर लोहा इस्पात जो है उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में केंद्रित है। इस क्षेत्र में सस्ता लोहा अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क, उच्च क्वालिटी का कच्चा माल, सस्ते मजदूर और तेल, रेल और सड़क के अच्छे संपर्क हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे हो गया आपका ये 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ से आप 5 नंबर का जो है आप भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विवेचना करें। दोस्तों ये भी वन संरक्षण से एक क्वेश्चन रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोई भी चीज़ आ जाए वन संरक्षण से रिलेटेड, इस सब चीज़ को लिख सकते हैं आप। देखिए आप एग्जाम में काम कीजिएगा दोस्तों कि कॉपी खाली मत छोड़िएगा, हर क्वेश्चन को टच कीजिएगा, जो भी रिलेटेड टॉपिक है उससे आप कुछ ना कुछ लिख करके आइएगा। नहीं तो आपका टीचर जो है एग्जाम में जब आप कॉपी को खाली छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कॉपी खाली छोड़ने से क्या होगा कि आपका जो है खाली जगह बच जाएगा, टीचर उसमें नंबर कुछ भी नहीं बैठा सकता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप इसको देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है लंबा है, इसका आंसर यहाँ से आंसर है, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए अच्छे से और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए दोस्तों। अब आपका बहुत कम समय बचा हुआ है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट बेटर होगा, और रिजल्ट आपका बिल्कुल बेटर होगा। आप एकदम जोश के साथ एकदम तैयारी करें, ठीक है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, ठीक है, कि आई एम द बेस्ट, है ना, ये वाला जुनून होना चाहिए। क्या नहीं कर सकते हम, ठीक है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर एक जोश लाइए, ठीक है, और तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स आपके। अब दोस्तों फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 सारा चीज़ का सोल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी सेट 4 का कर रहा हूँ, सेट 1, 2, 3 कर चुका हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से, ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट में जैक बोर्ड 2011 करके है, ऑल मॉडल पेपर सॉल्यूशन वहाँ पे है, आप वहाँ पे जा करके देखिए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा एक ही साथ एक ही जगह से, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। ये देखिए कपास का क्षेत्र, चाय का क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आता ही है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका जो क्षेत्र है कपास का, वो आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये मानचित्र है, आप मानचित्र में देख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है, ये इस तरह से जो किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से जो किया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये सब चाय उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो आप देखिएगा, और ये देखिए यहाँ पे कपास उत्पादक क्षेत्र का इधर बताया गया है। तो देखिए यहाँ कपास कहाँ कहाँ है, तो आप देख लीजिए कपास इधर ही सब क्षेत्र जो है कपास उत्पादक है, ठीक है। यहाँ देखिए ये सब जो ऐसे किया हुआ है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब आपका आगे जो है मानचित्र जो है आपका अभ्रक क्षेत्र है, सूती उद्योग है, तो यहाँ पे देख लीजिए सूरत में है ना,
ये अभ्रक क्षेत्र कहाँ है, सूरत में है, क ख करके दिया हुआ है, और ये क जो है आंध्र प्रदेश में है। तो आप ये देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपका नागरिक शास्त्र आ गया। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर रहे हैं, तो डच से। किससे दोस्तों, डच से। चलिए जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ, सॉरी डच। देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोखरण किस राज्य में पड़ता है, तो पोखरण जो है राजस्थान में है दोस्तों, ठीक है। 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 1885 में। चलिए दोस्तों मैं आगे आता हूँ। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, था कांसी राम, ठीक है। क्या हो जाएगा, कांसी राम। देखिए यहाँ पे कांसी राम आंसर हो जाता है। अब देखिए 28 नंबर है ना, 28 का जो है आंसर आप देख रहे होंगे, बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को महापौर कहते हैं या मेयर भी कहते हैं, ठीक है। 30 नंबर, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। चलिए अब 31 नंबर देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए 31 है, स्थानीय स्वासी निकायों में कम से कम, ठीक है, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कितना पद दोस्तों, तो 1/3 भर लीजिएगा, 1/3, ठीक है। चलिए अब मैं 33 नंबर क्वेश्चन में आता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो 2 अंक का है, देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, परिभाषा दिया हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण के कुछ मुख्य बिंदु हैं, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों को अधिक कुशलता से कहाँ है ना उपयोग किया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी नंबर भी है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक तर्क से क्या अभिप्राय है दोस्तों। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। युक्तिपरक तर्क जो है देख लीजिए यहाँ पे, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है, इसलिए सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 अंक का जो क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की क्या चुनौतियां हैं, तो स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, ये जो है आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। अब देखिए अथवा जो और है आपका, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर है यहाँ से अथवा वाला का, है ना, सभी देश में सामाजिक विभिन्नता सामान्य है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉइंट इसका दिया हुआ है, ये पॉइंट वाइज आप इसको पढ़ लिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, एग्जाम में बेटर है, ये सफिशियंट आंसर है दोस्तों, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इससे, ठीक है। ये बहुत अच्छे से लिखा गया है आपको। यहाँ पे देखिए 36 नंबर है जो 5 अंक का है, राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करें और इसके लिए मजबूत बनाने के सुझाव दीजिए। तो दोस्तों यहाँ से इसका आंसर है, ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। नीचे भी आइए, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है पूरा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन है एक, भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंतर दिया गया है, ठीक है, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार से। तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए पीडीएफ आप लोड कर लीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ का मैं आपको पासवर्ड बता दे रहा हूँ। पीडीएफ का पासवर्ड है 5166। क्या है दोस्तों, 5166 5166। पासवर्ड आप याद कर लीजिएगा, आप लिख लीजिए कहीं, नहीं तो फिर से आपको वीडियो देखना पड़ सकता है, ठीक है, इसलिए पासवर्ड को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पे इकाई अर्थशास्त्र आपका आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आप 37 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है, तो बैंकिंग सेवाएं। देखिए दोस्तों क्षेत्रक आप जरूर पढ़िएगा, प्रथम द्वितीय तृतीयक, है ना। तो देखिए
यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चा बच्चा जानता है जेनेवा में है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है नियोक्ता, ठीक है ना दोस्तों, ये नियोक्ता हो जाएगा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 40 नंबर, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना दोस्तों, तो 15%, ठीक है, आंसर हो जाएगा 15%। अब देखिए 41 नंबर है, फोर्ड मोटर्स नामक कंपनी भारत में कब आई, तो दोस्तों 1995 में आई, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है, तो दोस्तों ये कंप्यूटर से किया जाता है, जो भी डिजाइन बनाया जाता है वो कंप्यूटर के सहारे किया जाता है। तो चलिए आगे आते हैं, तो 42 का क्या हो गया, बी कंप्यूटर, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर से विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया दी है, तो वैश्वीकरण, क्या हो जाएगा दोस्तों, वैश्वीकरण, ठीक है। आगे आता हूँ 44 नंबर में, क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो देखिए दोस्तों हो जाएगा तृतीयक, कौन सा क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। 45 बहुराष्ट्रीय, अगर आपको ज़्यादा डिटेल समझना है दोस्तों तो मेरा जो वीडियो बनाए हैं हम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का और फिल इन द ब्लैंक्स का, उस वीडियो को आप देखिए, वहाँ मैं बहुत डिटेल्स में बताया हूँ, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ आपको आंसर फिर से दिखा दे रहा हूँ सटीक, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अतिरिक्त निवेश के लिए प्रदान कर सकती हैं, ऋण प्रदान कर सकती हैं, धन भी हो सकता है दोस्तों आंसर, ठीक है, ऋण धन, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो देखिएगा आप, और भी अगर का कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई सटीक आंसर हो तो हमको बताइएगा, दिखाइएगा प्रूफ, ठीक है, लेकिन ऐसे धन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए कृषि एवं सहायक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये VVI है। अब आते हैं, अब यहाँ पे देखिए आंसर इसका लिखा हुआ है, ठीक है, आप आंसर यहाँ से कर लीजिएगा, ये सब आंसर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी के टाइप्स है ये, तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी, वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं होता। इस स्थिति में श्रमिक के पास कोई विकल्प नहीं होता बल्कि किसी खास काम को करने की मजबूरी होती है, ठीक है। देखिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन आ गया, विकास में, ठीक है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें, तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विकास के लिए ऋण की भूमिका, है ना। तो ऋण सामान्य रूप से दो स्रोतों से उपलब्ध होता है, ये औपचारिक स्रोत या अनौपचारिक स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक उधारदाताओं के बीच ऋण की शर्तें काफ़ी हद तक भिन्न होती हैं। वर्तमान में अमीर परिवार जो औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं जबकि गरीबों को अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो, ठीक है। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिसाब बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे और अथवा का जो है, यहाँ पे देखिए अथवा का है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। देखिए आपका 49 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए औपचारिक अनौपचारिक दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ऋण के औपचारिक स्रोत, ठीक है, क्या है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां, इन ब्याज दर है ना, इनका ब्याज दर निश्चित होती है। अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। इसकी निगरानी RBI करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। चलिए ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार आदि। इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होती है, कोई ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। अनौपचारिक ऋण को, है ना, स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है, इनकी निगरानी RBI नहीं करती है ना। तो देखिएगा दोस्तों इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे और अथवा क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, ठीक है, या जरूरी क्यों है, ठीक है, गतिविधियों पर किस तरह
रखता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का न्यूनतम एक नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप पढ़िएगा अच्छे से, सारे चीज़ का यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है RK कोचिंग, है ना, 123, ये सर्च कीजिएगा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। RK कोचिंग 123 आप सर्च कीजिएगा, मेरा कोचिंग आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये लोगो लगा हुआ मिल जाएगा RK कोचिंग का, देखिए ये लोगो है, ये लगा हुआ मिल जाएगा आपको, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपको एग्ज़ाम तक ही नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी आपका हेल्प करूँगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, है ना, ये सब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका अगर हेल्प कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरा भी हेल्प कर दीजिए। देखिए किसी को हेल्प कर देने से कोई बेकार नहीं हो जाता है कोई चीज़, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प मी दोस्तों। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।